वेलकम टू अवरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स फैक्ट डिवाइसेस के बारे में मैंने लेक्चर की सीरीज शुरू की है। बेसिक फंडामेंटल से शुरू किया है। आप उसमें देखेंगे बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ और मेरा स्टेस ये है कि नई जनरेशन को इससे बहुत जल्द वास्ता पड़ेगा और जहाँ पर भी दुनिया भर में जाएंगे फैक्ट डिवाइसेस का इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। 1995 से ये शुरू हुई है लगना, बल्कि 1991 से जापान में सबसे पहले, उसके बाद यूएसए में। अब ये इतनी कम है अभी कि भारत जैसे मुल्कों में, इंडिया जैसे मुल्कों में भी 10 से 12 होंगी। पाकिस्तान में तो मैंने अभी तक नहीं सुना, लेकिन ये बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि नए प्रोजेक्ट आएंगे, उनमें लगेंगी। और ये ऐसी चीज़ है कि ये फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के, ये ट्रांसमिशन सिस्टम में एसी ट्रांसमिशन एग्जिस्टिंग नेटवर्क में इतनी गुंजाइश पैदा कर देगी और पैदा कर रही है मेगावाट्स में और मेगावार में, कि ये इसकी वजह से फर्दर एक्सपेंशन और जनरेशन का एडिशन वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हत्ता ये कि जो डीसी ट्रांसमिशन है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। उसको भी चैलेंज है कि वो उस पर इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होता है तो वो अलग से एक रेडियल लाइन सी बनती है, कोई उसका नेटवर्क तो अभी तक नहीं है, तो उसको भी ये चैलेंज कर रही हैं। अब ये फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस की देखें हिस्ट्री, सिर्फ जो है 25 साल की बमुश्किल है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल नई चीज़ है और ये तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसका ताल्लुक बहुत गहरा जो है माइक्रो ग्रिड यानी अल्टरनेटिव एनर्जी से भी है, जहाँ पर कि कभी विंड पावर है कभी नहीं है, और उनका एक्टिव और रिएक्टिव वो जो है एब्जॉर्प्शन का मसला है, उनकी पावर चेंज हो जाती है, स्पीड बदलती रहती है, फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इस तरह सोलर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, उनका कंट्रोलिंग है, फिर इन सब का प्रोटेक्शन सिस्टम है। तो ये जो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं, ये ऐसी बात है कि हर तरह की ऐसी चीज़ों को एड्रेस कर रही हैं। अब हर तरह की ऐसी चीज़ें क्या हैं हम देखते हैं आगे, कि देखिए ये सारी चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें कि स्टेबिलिटी लिमिट जो पावर सिस्टम की है उसको भी एड्रेस कर रही हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन का असल में बेसिस क्या है? कुछ भी नहीं है, वही है जो हमेशा से कैपेसिटर लगाते थे, शंट में लगाते हैं और एक स्विच से ऑन ऑफ करते रहते हैं, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते रहते हैं। उसी को अगर तेज़ी से कर दिया जाए किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू और उसको चेंजेबल हो जाए यानी कि वेरिएबल हो जाए, वो हमने जो कैपेसिटर लगाया है एक, हमने पूरा सेट ऑफ बैंक्स 8 MVAR का, वो कभी 8 हो जाए, कभी 6 हो जाए, कभी 4 हो जाए, कभी 2 हो जाए, कभी बिल्कुल ना हो, और ये लगा वहीं पे रहे, लेकिन वो इस तरह से उसकी जो है रिएक्टिव पावर बदलती चली जाए, तो वो क्या हो गया, उसको कहेंगे ना वेरिएबल। जो वेरिएबल की दूसरी अंग्रेजी हो गई फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो गई। इससे क्या होता है कि आप जाके लेक्चर्स देखें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट्स पे, आपको बहुत ही वहाँ पर पता चलेगा कि स्टेबिलिटी लिमिट्स क्या होती हैं और वो किस तरह से उनको बढ़ा सकते हैं। तो कंपनसेशन में आप देखेंगे कि कंपनसेशन जब आप करते हैं सीरीज़ और शंट, दो तरह से आप कंपनसेट कर सकते हैं। आपने देखा ही ट्रांसमिशन लाइन पे आप सीरीज़ में कैपेसिटर लगा दें या आप शंट में यानी लगा दें, पैरेलल में लगा दें। अब इनको कंट्रोल अगर कर सकेंगे तो फ्लेक्सिबल हो गए, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो क्या हो गए, फिक्स्ड हो गए। पहले हम फिक्स्ड नहीं कहते थे क्योंकि फ्लेक्सिबल की टर्म नहीं आई थी। जब फ्लेक्सिबल की टर्म आम होने लगी है उनको कहने लगे फिक्स्ड। और फिर जब जब ये कंट्रोल करने लगे इनको, हम लोग फ्लेक्सिबल के पावर को कंट्रोल करते हैं हम पावर इलेक्ट्रॉनिक से, तो डिवाइस का नाम था थायरिस्टर है, तो हम इनको कहने लगे थायरिस्टर से वेरी वेरी करेंगे, थायरिस्टर से ऑन ऑफ करेंगे। और जो पुराने हमारे लगे हुए हैं ऑलरेडी, उनको वो किससे ऑन ऑफ करते हैं आपको पता है? वो हम सर्किट ब्रेकर से डायरेक्ट करते हैं। उसको कहने लगे मैकेनिकली ऑपरेटेड, मैकेनिकली स्विच्ड, वही मैकेनिकल स्विच। तो क्या हो गया, उनका नाम फिक्स वाले को मैकेनिकली स्विच भी कह सकते हैं, मैकेनिकली स्विच्ड कैपेसिटर कह सकते हैं। और ये वालों को चूँकि इनको आप इलेक्ट्रॉनिक पावर डिवाइसेस से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जिसमें मेजर थायरिस्टर है उसी के बाद उसी की किस्म कह लो, या अलग इलेक्ट्रॉनिक वालों से ज़्यादा पूछें और पढ़ें, जीटीओ जो इसमें के गेट कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ हो जाता है। थायरिस्टर में भी होता है लेकिन थोड़ा मामूली सा डिफरेंस है ज़ीरो क्रॉसिंग और ज़ीरो का। बहरहाल तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि देखें नाम किस तरह बदलता जा रहा है, तो आप उसी पर्सपेक्टिव में अगर चलेंगे ना तो आपको याद नहीं हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आपको लोग बता रहे हैं और टर्मिनोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, TSR ACV सेट काम SSSC CCR फलाना, इसमें गलती हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा। ये आप अगर रटेंगे ना, आप देखिएगा हमेशा ही आप गलत ही बताएंगे इंटरव्यू में, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी।
तो अगर आप उसका मफहूम समझ जाएंगे तो फिर खुद ब खुद उसका शॉर्ट फॉर्म तो आ ही जाएगा ना। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म को छोड़ दें आप, इसको शॉर्ट फॉर्म खुद याद हो जाएगा। जब आप काम करेंगे तो खुद याद हो जाएगा। नाम पूरा याद रखेंगे तो इंटरव्यू पूरा नाम बताएंगे तो आपको मना तो नहीं करने का। तो ये जो है, ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो लिमिट होती है वो रिएक्टिव पावर से उसका गहरा ताल्लुक है, एक्टिव रिएक्टिव दोनों से। अगर वो कंट्रोलेबल हो जाएं तो फिर ये स्टेबिलिटी लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं। जो मैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के मेरे लेक्चर हैं उनको पढ़ लें, सुन लें, लेकिन इस वाले को भी जब हम डिस्कस करेंगे शंट और सीरीज़ कंपनसेशन और फैक्ट डिवाइसेस को, उसके अंदर जब इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और बेनिफिट बताएंगे उसमें हम दोबारा थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे कि कैसे स्टेबिलिटी लिमिट बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी मार्जिन ऑफ ए पावर सिस्टम या जनरेटर क्या होता है, उसको फिर मैं रिवाइज करूँगा ताकि आपको पुराना कुछ ढूंढना ना पड़े, आपको हर चीज़ कंपैक्ट फॉर्म में मिल जाए। दूसरी थर्मल लिमिट होती है आपकी हर चीज़ की, खासतौर पर ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की और केबल की। कंडक्टर की तो बहुत होती है, कॉपर की 250 शॉर्ट सर्किट 1 सेकंड के लिए अलाउ है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो इसका इंसुलेशन होता है ना वो तो 90 डिग्री बस एनफ है उसके लिए। तो देखें ना, आपको कंट्रोल करना है टेम्परेचर भी। तो स्टेबिलिटी जो आप ट्रांसमिशन लाइन पे आपके जो करंट बह रहा है, फर्क करो कि वो 100 MVA है, 100 एम्पियर है, उसके अंदर जो 40 एम्पियर एक्टिव है, 60 एम्पियर एक्टिव है। तो आपको क्या हो रहा है कि जो 60 एम्पियर है उसके अगेंस्ट तो आपको यूटिलिटी कंपनी को पैसा मिल रहा है, लेकिन जो रिएक्टिव पावर जो है दैट इज़ टू बी सप्लाइड फॉर द मोटर टू द कंज्यूमर, उसका तो पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन आपकी गुंजाइश तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि जो कंडक्टर है वो तो एक्टिव रिएक्टिव थोड़ी देख रहा है, वो तो टोटल एम्पियर जितना उसमें गुजर रहा है उसके हिसाब से गर्म या ठंडा हो रहा है। आई स्क्वायर लॉस भी उसके हिसाब से हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप भी दोनों दोनों से ही हो रहा है, एक्टिव और रिएक्टिव से। आई आर जो टोटल है वेक्टर सम उससे ही हो रहा है, एक्स में भी ड्रॉप हो रहा है, आर में भी ड्रॉप हो रहा है। तो इसलिए ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है इसके ज़रूरी तो है, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ द पावर नेटवर्क और फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को कहा जाता है कि अपना रिएक्टिव पावर आप कंज्यूम तो कर रहे हो, लेकिन आप वहीं के वहीं अपने जगह पे किल करो और अपने लोकेशन पे ही कैपेसिटर लगाओ और उसको कंट्रोल करो, हमारे सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाओ, कि बिकॉज यू आर नॉट पेइंग फॉर द रिएक्टिव पावर टू द यूटिलिटी कंपनी। लेकिन यूटिलिटी कंपनी के अंदर जो रिएक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उसका क्या? तो उसके लिए फिर हमको यूटिलिटी कंपनी यानी कि की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो भी इसी किस्म का कोई तरीका करे कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट जो खुद वो लोग जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो खुद रिएक्टिव पावर जो उनके अंदर जिसकी वजह से लैगिंग पावर फैक्टर हो रहा है उसको कंट्रोल करें। वो किसकी जिम्मेदारी हो गई? वो यूटिलिटी कंपनी की अपनी जिम्मेदारी हो गई। तो थर्मल लिमिट हो, वो दोनों की जिम्मेदारी, हर चीज़ दोनों की जिम्मेदारी है, कस्टमर और कंज्यूमर। फिर वोल्टेज लिमिट देखें, आपको वोल्टेज यू हैव टू मेंटेन द वोल्टेज स्टेबिलिटी विद इन अ सर्टेन लिमिट, आपके कोड में दिया होगा। हर मुल्क का अपना कोड होता है, पाकिस्तान का नेपरा है, कोडिंग कोड है उसके, बाकायदा पढ़ें जाके, डिस्ट्रीब्यूशन कोड अलग है, ट्रांसमिशन कोड अलग है। तो उसके अंदर आप देखेंगे वोल्टेज की लिमिट डिफाइन होती है, ±5% अगर लिमिट है उसके अंदर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो कस्टमर आपको कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ तो लॉज नहीं है, लेकिन और बहुत से मुल्कों में अगर आप बिजली ज़्यादा बंद हो जाए देर के लिए तो भी यूटिलिटी कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। और अगर वोल्टेज कम हो जाए, उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो वो लॉसेज और डैमेज भी यूटिलिटी कंपनी को देना पड़ता है, यूटिलिटी कंपनी पे करती है। इसी तरह लूप फ्लो जो होते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ग्रिड होता है पूरा का पूरा, उसके अंदर पूरा पावर इधर से उधर मुख्तलिफ लाइनों से गुजर रहा है, तो वो सारा भी कंट्रोल हो सकता है। किससे? किससे? फैक्ट डिवाइसेस से, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब मैंने आपको बता दिया कि ये फैक्ट डिवाइसेस जो हैं इनका काम क्या है। फिर देखें फैक्ट डिवाइसेस में, अब आपको देखें कि जो फैक्ट डिवाइसेस को नया ना समझें। सिर्फ जो कैपेसिटर वी हैव बीन इंस्टॉलिंग सिंस लास्ट 70-80 ईयर, फिक्स्ड कैपेसिटर्स जो बैंक लगते थे, सिर्फ उनकी पावर को वेरिएबल बना दिया है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ दी पावर डिवाइसेस। कौन सी पावर डिवाइसेस? बेसिकली थायरिस्टर। तो थायरिस्टर लगा के उनको कंट्रोल कर दिया। थायरिस्टर एक किस्म का स्विच है, और थायरिस्टर का जो एक फायरिंग एंगल होता है उस पर अगर आप मुख्तलिफ फायरिंग एंगल पे उसको ऑन ऑफ कर सकें थायरिस्टर को किसी तरीके से, तो आपका जो है ना वो पावर, करंट, वोल्टेज सब कुछ वेरी होता है, एंगल तक भी वेरी हो सकता है। तो इसलिए ये कुछ भी नहीं है, वही हमारे फिक्स कैपेसिटर आपके जो लगे हुए थे उनको मैकेनिकल स्विच के बजाय उनको इलेक्ट्रॉनिकली अगर ऑन ऑफ कर रहे हैं, और वो इस तरह ऑन ऑफ कर रहे हैं कि जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज का साइकिल है उसके मुख्तलिफ
साइकिल के मुख्तलिफ पॉइंट पे वोल्टेज ज़ीरो से लेके मैक्सिमम जा रहा है, फिर माइनस में जा रहा है। तो मुख्तलिफ पॉइंट पे अगर आप एक स्विच लगा दें, ऑन ऑफ करेंगे, तो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ वोल्टेज मिलेगा मुख्तलिफ वोल्टेज मिलेगा, मुख्तलिफ करंट फ्लो होगा, डिफरेंट करंट फ्लो होगा, डिफरेंट पावर होगा। और अगर वो करंट की डायरेक्शन प्लस माइनस चेंज कर दें तो वो रिएक्टिव और एक्टिव भी हो सकता है। तो देखिए ये डिवाइसेस से ये फ़ायदा हुआ कि ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ गई, कंट्रोलेबल हो गई, इसीलिए इनको क्या हो गई, वो फ्लेक्सिबल और वेरिएबल हो गई। उसको हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। असल में एसी ट्रांसमिशन सिस्टम फ्लेक्सिबल तो नहीं हो गया है, नाम यह है। फ्लेक्सिबल तो वो हो गया है जो कि आपने कंपनसेटरी डिवाइस लगाई है, जो कैपेसिटर लगाया है जो आपने इंडक्टर लगाया है, जो कुछ भी किया है, वो उसकी रेटिंग फ्लेक्सिबल हो गई है। कभी 8 एम्पियर दे रहा है, कभी 4, कभी 2, कभी नहीं, कभी इंडक्टिव, कभी एक्टिव, कभी उसका एंगल बदल गया बसों के दरमियान का। तो ये सब कैसे हो रहा है ये फैक्ट डिवाइसेस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस जो है थायरिस्टर से हो रहा है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल असल में क्या हो गया, कोई पूछ ले आपसे तंग करने को, यार फ्लेक्सिबल क्या हो गया, तो फ्लेक्सिबल रेटिंग ऑफ दी कैपेसिटर हो गई, रेटिंग ऑफ दी कंपनसेशन जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई, उसका एंगल फ्लेक्सिबल हो गया, उसकी पावर एक्टिव फ्लेक्सिबल हो गई, उसका एक्टिव पावर फ्लेक्सिबल हो गया। ट्रांसमिशन लाइन में आप कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन पे फ्लो, लाइन के ऊपर एंगल, सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब प्रिंसिपल ड्रिलिंग करेंगे ना, उसके अंदर आपको बताएंगे। अब यहाँ पर 3 इसकी मेजर कैटेगरी है, सीरीज, शंट एंड कंबाइन। तो मैंने अलग अलग हर पे लेक्चर बना दिया है। ये सीरीज फैक्ट डिवाइसेस जो है ना, ये देखें इनके 6 हैं। शंट में आपने देखा होगा कि बमुश्किल 2 ही हैं असल, वहाँ पर एक असल एसवीसी और एक जो है स्टेटकॉम, वहाँ पर 2 याद रख लें तो आपका इंशाल्लाह कामयाबी है हर इंटरव्यू में। वहाँ पर 2 का मेजर बात होगा, स्टेटकॉम सबसे पहले और एसवीसी, दोनों तकरीबन 19-20 हैं। आप देखेंगे बहुत आसान है वो भी। और ये सीरीज़ में देखें यहाँ पर लिखे हुए 6। अब इनको भी मैं ये कहता हूँ, इनका जो नाम है ना, ये मत रटें आप, ये मत रटें। ये देखें ना, टी सी एस सी टी एस एस सी टी सी एस आर टी एस एस आर, अब याद करके देख लें आप, और अगले दिन आप कहेंगे कि कुछ का कुछ बता रहे होंगे। तो ये ना याद करें, आप पूरा करेंगे, देखें सब में थायरिस्टर तो लिखा ही है ना, तो थायरिस्टर को तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक जगह कंट्रोल है, एक जगह स्विच है, इसका मतलब है 2 ही तो हुए ना, कंट्रोल हो गया, स्विच हो गया। सीरीज़ तो सब में लिखा हुआ है, और 2 में कैपेसिटर लिखा है, 2 में रिएक्टर रखा है। तो याद करने और रटने की बात क्या है, थायरिस्टर तो कॉमन है ना, सीरीज़ तो कॉमन है ना, कैपेसिटर है और रिएक्टर है, ये भी है। अब दोनों को 2 तरीके से कर लें आप, एक कंट्रोल एक स्विच, एक कंट्रोल एक स्विच। तो देखिए ना कितना आसान है, ये मामला हो जाते हैं। लेकिन जब आप शंट में आते हैं तो कुछ खास याद नहीं रखना है, वहाँ पर तो ये कंट्रोल का लफ्ज़ ही नहीं है फॉर दी कैपेसिटर, वहाँ स्विच का लफ्ज़ है ओनली। वो मैं अलग से भी वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर भी बताया है। और वहाँ पर सिर्फ स्टेटकॉम और एसवीसी याद रखें, स्टैटिक वार कैपेसिटर। यहाँ पर आप जो है ना, ये पूरा इस तरह याद रखें जिस तरह मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म पे ना जाएं, नहीं याद होने वाला। और ये जो लाल से लिखे हैं, दिए ज़रा टिपिकल नाम है, इसको याद कर लें, ट्रिपल एस सी है, ये दोनों एक ही हैं, ट्रिपल एस सी, एस क्यूब सी, एस टू द पावर 3 सी, एस क्यूब सी, ट्रिपल एस सी। अब ट्रिपल एस सी जो है वो क्या है, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज तो कॉमन है, दोनों ही कंपनसेटर है, यानी एक ही नाम है। फ़र्क क्या है, जो मैंने येलो कर दिया, विद स्टोरेज विदाउट स्टोरेज, ऊपर वाला विदाउट स्टोरेज है, लिखा नहीं है, वो विदाउट स्टोरेज है, नहीं है वहाँ पर, दूसरे पे लिख दिया है। विद स्टोरेज से फ़ायदा ये होता है कि ये एनर्जी स्टोरेज होता है, मैग्नेटिक भी होता है, सुपर कंडक्टर बेस या सुपर कैपेसिटर बेस या बैटरी बैंक भी हो सकते हैं छोटे बड़े, लेकिन जो मैग्नेटिक और सुपर कंडक्टर हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इनकी मदद से ये होता है, ये एक्टिव एनर्जी सोर्सेज हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जब आप इससे बिजली को जब पंप करते हैं तो आप एक्टिव पावर भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्टिव तो कंट्रोल कर ही रहे हैं ना ऊपर हर जगह, लेकिन इससे जो है एक्टिव पावर जो है आप फीड कर सकते हैं सिस्टम में। और ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही काम आता है, जबकि आप इसको माइक्रो ग्रिड में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को, जहाँ करके कभी विंड पावर की बिजली एकदम कम हो गई, कहीं ज़ीरो हो गई, कहीं वेरिएबल हो गई, तो उसको कैसे कंपनसेट करें। तो ये बड़े रिलायबल, फ्लेक्सिबल, फास्ट रिस्पॉन्स के साथ काम करते हैं, और आपको ये एनर्जी सप्लाई भी करते हैं, अब्जॉर्ब भी करते हैं। एक्टिव रिएक्टिव बहुत नीचे लाल वाले, ऊपर वाले जो है उनका एक्टिव से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ रिएक्टिव की बात वहाँ पर हो रही है। देखिए कितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे 4-6 लेक्चर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने तीनों की यहाँ पर शक्लें बना दी कंबाइंड, मैंने एक किताब से निकाल के, आप देखें कि ये
सीरीज में लगा है, ये शंट में लगा है, और ये कंबाइंड है, दोनों लगा दिए तो कंबाइंड कह रहे हैं। कंबाइंड के नाम अलग अलग होते हैं, वो हम IPFC UPFC वो अलग आपको बनाएंगे। अब देखें कि ये जो मैं कह रहा था ना कि देखें शंट हमेशा से लगे हैं ना, ये भी लगा है, लेकिन ये बीच वाली चीज़ नहीं शो करते थे। अब ये बीच वाली चीज़ जो है ये असल में एक रेगुलेटर हो गया, ये ऑन ऑफ करने से वेरिएबल बन गए, वही शंट और वही कैपेसिटेंस जो आप 40-60 साल से आपके ग्रिडों में, सब स्टेशन में, ओवरहेड लाइनों पे लगे हुए हैं ना 11 kV पे, वही चीज़ है। उसको जब आपने इस चीज़ से जो सामने नज़र आ रहा है डब्बा, ये थायरिस्टर, इससे लगा के जब आपने उसको ऑन ऑफ करना शुरू किया तो ये बाई डायरेक्शनल भी हो गए, एक्टिव रिएक्टिव भी हो गए, ये वेरिएबल भी हो गए। क्या? कंपनसेटर। कंपनसेटर क्या? रिएक्टर और कैपेसिटेंस। ये कितना आसान, कितनी आसान है। अगर आप इतनी आसानी से याद कर लें, याद हो ही जाएगा। आप मेरे 8-10 लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल रट जाएगा। ये मैंने फिर से यहाँ पर दोबारा से स्लाइड लगा दी, जैसे कहिए कि क्लोजिंग स्लाइड कह लें, क्योंकि शंट में मैंने नहीं लगाई हुई, क्योंकि वहाँ पर शंट में 2 ही मेजर थे, स्ट्रेटकॉम और SVC। तस्करा करता रहता हूँ, बार बार याद हो जाएंगे। लेकिन सीरीज़ में फिर मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो है शॉर्ट फॉर्म पर मत रटें। आप देखें थायरिस्टर और सीरीज़ कॉमन है, फिर कैपेसिटर रिएक्टर आपको पता ही है, 2 टाइप के कंपोजिशन है। अब इनको जो है आप कंट्रोल कर लें या स्विच कर लें। स्विच का मतलब ये होता है कि वो फिर फिक्स कैपेसिटर की तरह ही ऑपरेट करते हैं वो, और कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल होते हैं। ये फायरिंग एंगल पे डिपेंड करता है आपके थायरिस्टर पे। वो पूरा तफसील से पढ़ेंगे हम लोग, तफसील से पढ़ना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आगे चलते हैं। तो ये हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पावर फील्ड में बहुत ही तेज़ी से इन हो रहे हैं, क्योंकि सारी डिवाइसेस जो और सारा सिस्टम कंट्रोल और स्मार्ट ट्रांसफार्मर, स्मार्ट ग्रिड, उन सब में आप देखें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बेइंतहा इस्तेमाल है। मैं स्मार्ट ट्रांसफार्मर पे वीडियो बना चुका हूँ, स्मार्ट ग्रिड्स पे ही बना रहा हूँ, स्मार्ट सिस्टम पे, स्मार्ट डायग्नोस्टिक पे, इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक पे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग पे, सब पे मैं वीडियो लेक्चर मेरे आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है कि वक्त तो फिक्स ही होता है ना, पढ़ना होता है, समझना भी है, अपना फील्ड का एक्सपीरियंस भी जमा करता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर उसको आप लोगों को समझाने और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। टोटल वॉलंटरी वर्क है, सबको बताएं, कोई इसमें मेरा फाइनेंशियल फ़ायदा नहीं होने वाला, ना ही कोई इतने व्यूअर्स होते हैं कि मैं इसकी मार्केटिंग करूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने साथियों को बताएंगे तो आपको फ़ायदा है, आपके बहुत ही आपके रिस्क में बरकत होगी। देखें, आप करके तो देखें, और लोगों को इल्म बढ़ा के तो देखें। आप देखेंगे आपको, आप ही को फ़ायदा होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी को कोई तालीम दें और कुछ, यानी इतनी बड़ी तालीम दें और उसके बाद वो आपको कोई फ़ायदा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।